नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। 2016 देश के इतिहास में एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसने टैक्स सुधारों को एक नई दिशा दी। फिर चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े रिफॉर्म हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सुधारने की पहल। इस साल हमने जीएसटी बिल को संसद में पास होते देखा। वहीं ईमानदार टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट बढ़ते देखा। हम डिजिटल होते देश में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न की लोकप्रियता बढ़ने के गवाह बने। साथ ही हमने नोटबंदी जैसा फैसला भी देखा है इस साल, जिसके दूरगामी प्रभाव हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। आज टैक्स गुरु यही चर्चा करेगा कि एक टैक्स पेयर के नजरिए से कैसा रहा साल 2016 और नए साल से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। और आज मेरे साथ शो में है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। अहमदाबाद से मुकेश भाई ने वक्त निकाला है हमारे इस ईयर एंड स्पेशल के लिए, जहां हम नजर डालेंगे 2016 का सफर कैसा रहा है टैक्स के लिहाज से। मुकेश भाई नमस्ते, स्वागत है आपका। साल 2016 बीतने को है। जाहिर है साल के अंत में एक बार पीछे मुड़कर देखना जरूरी है, क्या हासिल किया हमने और क्या खोया है। तो नए साल में क्या उम्मीदें हैं आपकी? पहला सवाल तो यही है कि अगर आम टैक्स पेयर के नजरिए से देखें तो 2016 में क्या कुछ हासिल किया है? अगर डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करूं प्रियंका, तो 2016 का साल आपने जैसे अपनी प्रस्तावना में बताया बहुत ही ऐतिहासिक रहा। खास तौर पे अगर मैं कहूं कि टैक्स पेयर, आम जो टैक्स पेयर है, कॉमन टैक्स पेयर की जो उसकी अपेक्षा होती है वो क्या होती है कि मैं मेरा आयकर का जो रिटर्न है वो सरलता से फाइल कर सकूं, मेरे को रिफंड जल्दी से जल्दी आए, मेरा अगर असेसमेंट स्क्रूटिनी का होता है तो वो बिना कोई दिक्कत या हिचकिचाहट हो, और मुझे अगर अपील में जाना पड़े तो वहां भी मुझे कम से कम मुश्किल हो और एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से मेरी अपील डिसाइड हो। तो ये चार जो सीमा स्तंभ है उसके आधार से अगर हम 2016 को हम देखें तो एक्चुअली एक समय था, मुझे बराबर याद है, कि जब टैक्स पेयर को अपने रिटर्न के टाइम पे लंबी लाइनों में, जैसे आज वो नोटबंदी के बाद लंबी लाइन लगती है, ऐसी ही रिटर्न फाइल करने में भी एक जमाने में लाइन लगती थी। अब ई रिटर्न आ गए तो वो लाइनें गायब हो गई। रिफंड के लिए भी आपको महीनों नहीं कई बार सालों के सालों का इंतजार करना पड़ता था। वो भी जब से कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी की व्यवस्था आई तो एक्चुअली 2016 का अगर हम एक्सपीरियंस देखें प्रियंका, तो एक्चुअली 15 दिन में भी लोगों के रिफंड उनके पास आते हमने देखे हैं। तो आयकर विभाग को इस बात के लिए हमें जरूर कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि भी उन्होंने इसमें काफी सुधार इस साल में लाए हैं। पर दो चीजें जो मेरे विचार से ये 2016 की हाईलाइट बनी रहेगी वो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो शासन है उसमें जो पारदर्शिता और जवाबदेही के कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि उसमें कुछ मेरा भी एक छोटा सा सहयोग था, क्योंकि ईश्वर कमेटी जो वित्त मंत्री ने लास्ट ईयर 2015 के एंड में बनाई, उनका पहला रिपोर्ट हमने 2016 की शुरू में दिया। उसकी हमारी काफी कुछ हमारी रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स को सरकार ने माना। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। मुकेश जी, ये तो सारी अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या टैक्स पेयर्स को यहाँ पर इस साल कई चीजों का इंतजार रह गया, यानी मिसेस क्या रहे? बिल्कुल, मिसेस में मैं ये कहूंगा हमारी ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी बेस्ड ऑन द पॉपुलर फील कि ये जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है टीडीएस, तो ये टीडीएस के जो रेट्स हैं वो काफी ऊंचे हैं। दे आर नॉट एज लॉजिकल और रैशनल एज दे शुड बी। तो उसमें उसको प्रैक्टिकल बना के कम किए जाने चाहिए, वो मेरे ख्याल से प्रस्ताव था। लेकिन वित्त मंत्री अभी उनकी इतनी वो हिम्मत नहीं दिखा पाए कि वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनको टाइट रोप वॉकिंग थोड़ा करना था। और दूसरी एक बात यह है कि कई बार
जो आम टैक्स पेयर है उसके पास से टैक्स कटता है, पर अगर सामने वाला वो टैक्स जिसने काटा है वो ठीक समय पे भरता नहीं है, तो होता क्या है कि सामने वाले जिसने काटा है उसकी नेग्लिजेंस या मिस्चिफ के कारण जो टैक्स पेयर है उसको सफर करना पड़ता है। प्रियंका, इसका हल अभी सरकार निकाल नहीं पा रही है और जो डिडक्टीज हैं वो काफी बेचारे इस पर नाराज हैं। मैं आशा करूंगा कि ये मिस अगले साल में वो कवर कर सके। ये मिस अगले साल हिट बन जाए। टीडीएस पर काम करने की जरूरत है, जिस तरह से काटा जा रहा है, दरों को कम करने की जरूरत है। एक मिस मुकेश भाई मेरे ख्याल से था कि एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई गई और ये इसका इंतजार हमें रहेगा, लेकिन पहली बार हमने देखा घर खरीदने वालों को राहत दी गई है। और हमें बताइए इस साल ये क्या राहत, ये नई स्कीम जो है वो आगे भी लागू रहेगी और किस तरह का फायदा ये पहुंचा रही है? आमतौर से जो 2 लाख रुपए की सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की जो डिडक्शन है, सबका कहना था कि भी उसको बढ़ाना चाहिए, तो वो उन्होंने सेक्शन 24 में तो बढ़ाया नहीं, पर फर्स्ट टाइम जो होम लोन लेनार हैं उन लोगों को उन्होंने ये कहा कि भाई अगर उन्होंने उसके लिए गाइडलाइंस ये लगा दी कि अगर आप 50 लाख की कीमत तक आपका पहला घर ले रहे हैं और जिस दिन आप लोन ले रहे हैं और आपकी लोन 35 लाख से कम हो और लोन ले रहे हैं उस दिन आपके पास कोई घर न हो, तो उस केस में आपको 50,000 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 2 लाख आपको 24 में मिलेगा और ये सेक्शन 80EE में आपको 2,50,000 हो जाएगा, 50,000 उसमें मिलेगा। तो ये 2.5 लाख जो है वो आपको पूरी लाइफ टाइम अंटिल यू आर पेइंग द हाउसिंग लोन। इसमें ख्याल ये रखना है प्रियंका कि 9 महीने बीत गए, अब बाकी है 3 महीने। तो हमारे दर्शकों को याद रखना है कि भाई 31 मार्च 2017 तक जो लोन दिए जाएंगे उसी के लिए ये 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन है। दूसरा जो एक वेलकम इंसेंटिव दिया गया जिसके लिए बहुत समय से इंतजार था कि इफ यू आर पेइंग हाउस रेंट, आप जो सैलरी टैक्स पेयर नहीं है, जिसको HRA नहीं मिल रहा है और कोई हाउस रेंट दे रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 80GG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में एक सालाना 24,000 माना महीने पर 2,000 रुपीज पर मंथ जितना इतना छोटा डिडक्शन था, उसको बढ़ा के वित्त मंत्री ने 5,000 प्रति मास के हिसाब से 60,000 किया है। तो ये भी वेलकम है। उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये बिल्कुल स्मॉल हाउसिंग के जो डेवलपर्स हैं उनको भी एक टैक्स एग्जम्पशन का खास फायदा दिया। तो दिस हैज बीन बजट ऑफ हाउसिंग। वैसे मुकेश भाई इस साल एक और बदलाव हुआ और इसका फायदा हमने देखा छोटे कारोबारियों को मिला है। एक बड़ी राहत का ऐलान, जब प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम में आने वाली रकम का दायरा बढ़ा दिया गया। हमारे दर्शकों को समझाइए कि स्कीम का फायदा वो अभी भी कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, इसमें हमें ख्याल रखना है कि ये जो एक आयकर अधिनियम के तहत 44AD करके एक सेक्शन थी, उसमें एक प्रिजम्पटिव इनकम, माना उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो छोटा व्यापार करने वाले लोग हैं उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि हमें अकाउंट्स रखने हैं, ऑडिट कराना है, वो परेशानी सब वो उससे चिंतित होते हैं। तो सरकार ने कुछ सालों से ये नियम रखा था कि भाई अगर 1 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर याना बिक्री वगैरह जो भी है ग्रॉस रिसीट्स, तो उसके 8% माना 1 करोड़ तक दिखाते हैं तो 8 लाख या ज्यादा आप अगर मुनाफा प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाते हैं अपने धंधे से, तो आपको कोई भी ये प्रोसेसेस ऑफ ऑडिट स्क्रूटिनी वगैरह में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक दिस वाज अ वेलकम प्रोविजन। उसमें सरकार ने ये करंट बजट में 2016 में ये 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 2 करोड़ किया।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस साल 16-17 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और इसमें अभी ये नोटबंदी के बाद, और मैं कैशलेस नहीं कहूंगा पर लेस कैश का जो फोकस है, माना सरकार का जो एक थ्रस्ट है कि भाई इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा कैश के ट्रांजैक्शंस न हो, तो उसके संदर्भ में ये जो हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस कहते हैं उसको एनकरेज करने के लिए अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय वित्त मंत्री ने ये अनाउंस किया कि ये जो 44AD की सेक्शन है उसमें जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए तो 6% वाला 8% वाला रूल रहेगा, पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस माना कैश के सिवाय जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको एनकरेज करके उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम 2% की छूट देते हैं, माना 8% के बजाय 6% का वो नियम लगेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, मान लीजिए कि इसी साल में, क्योंकि ये इसी साल से 1 अप्रैल 2016 से लगेगा ऐसा उन्होंने क्लैरिफाई किया है। समझिए इस साल में किसी का टर्नओवर 1.5 करोड़ का है तो वो 8% के हिसाब से उसका प्रॉफिट 12 लाख माना जाता। अब अगर ये सब उसका डिजिटल टर्नओवर होता है तो 6% के हिसाब से 9 लाख उसका प्रॉफिट माना जाएगा। वो ज्यादा भी बता सकता है पर इतना मिनिमम होगा। तो जो ये आपका 12 लाख पर आपको जो टैक्स भरना है वो करीब 1,90,000 है और 9 लाख पर 1,08,000 है। माना एक मिसाल के तौर पे हम समझाएं तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के कारण आपको 1.5 करोड़ के बिक्री आपका टर्नओवर पर आपको करीब 82,000 के टैक्स का आयकर का सीधा फायदा होगा। यानी कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। 44AD में एक और लाभ जुड़ गया है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी मुकेश भाई जिक्र कर रहे थे लेस कैश इकोनॉमी का, तो नोटबंदी छाया रहा इस साल एक हॉट मुद्दा रहा है और इससे आपकी टैक्स पर किस तरह का असर पड़ेगा, जानेंगे आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि साल 2016 टैक्स पेयर के नजरिए से कैसा रहा है। एक शब्द जो सभी की जुबान पर चढ़ा रहा वो था नोटबंदी, यानी डीमोनेटाइजेशन। और इससे ही जुड़े कुछ सवाल मैं अपने टैक्स गुरु मुकेश जी के सामने भी रखना चाहती हूँ। मुकेश जी, ये बज़वर्ड रहा है इस साल का, लेकिन अब नोटबंदी हो गई, काले को सफेद करने की प्रक्रिया चल रही है, सब जगह अब सफेद पैसा होगा, तो क्या इससे अब हम देखेंगे कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ जाएगी? मैं मानता हूं जरूर बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। मैं अगर बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो आज से 4 साल पहले के आंकड़े सरकार ने इसी 2016 के साल में सबसे पहली बार जब शेयर किए तो 12-13 में कुल 3 करोड़ आयकर के रिटर्न्स भरे थे, जिनमें से 1.5 करोड़ तो नील के रिटर्न थे। माना 1.5 करोड़ लोगों ने खाली 2.5 लाख से ज्यादा अपनी आय दिखाई, और दिखाई, मैं ये नहीं कहता हूं कमाई तो ये 2.5 लाख से ज्यादा दिखाई, उसमें भी अगर आप उसकी फिगर्स को छांटें तो 1 करोड़ तो 5 लाख से कम है। तो ये 10 लाख से ज्यादा का जो अगर हम फिगर लें तो प्रियंका जी ओनली 14 लैक्स 14 लाख, माना पूरी देश की आबादी का इट इज 0.001%, खाली 14 लाख लोगों ने 10 लाख से ज्यादा बताई। और करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति की हम देखते हैं सीरियल, करोड़पति जो रिटर्न्स हैं वो 12-13 में खाली 40,000 थे। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत इतना पायमाल है? आर्थिक तौर से नहीं, पर आय दिखाई नहीं जाती थी, अब दिखानी पड़ेगी, तो उसके कारण सीधा फायदा होगा मेरे विचार से। अब सरकार की और आयकर की नजर से कोई एस्केप
नहीं हो पाएगा। और सरकार ने भी लोगों को यही विश्वास देते हुए कहा है कि भाई आप अगर अपना धंधा वगैरह दिखाते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हो, ज्यादा अपनी बिक्री दिखाते हो, फिक्र मत करो, हम आपके पुराने कुछ उखाड़ेंगे नहीं। देयर विल बी नो गूज हंटिंग इन रिगार्ड टू योर पास्ट असेसमेंट्स इफ यू आर इंप्रूविंग एंड शोइंग राइट इनकम फ्रॉम नाउ। ये बहुत अच्छी चीज है। मुकेश जी, टैक्स पेयर्स की तरफ से ये दलील ही समझिए, अगर टैक्स डेट से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम क्या टैक्स रेट को अब कम होते हुए देखेंगे इस साल 2017 में? ये अच्छी खबर मिल सकती है क्या? बिल्कुल, मैं ये मानता हूं। इनफैक्ट प्रियंका जी, हमें जो वित्त मंत्री ने कुछ दिनों पहले ही एक सीधा हमें संदेश दिया है और लोगों की स्वाभाविक एक्सपेक्टेशंस हैं कि इतने अब ज्यादा तादाद में अगर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ती है तो टैक्स बेस बड़ा होता है, टैक्स रेवेन्यूज ऊपर जाती है, तो डेफिनेटली आम आदमी को इनकम टैक्स के कंसेशंस जो हैं वो भी ज्यादा मिलने चाहिए। तो 2017 शुड बी द ईयर ऑफ टैक्स कंसेशंस, हायर एग्जम्पशंस, मोर डिडक्शंस एंड लेसर टैक्सेस। देते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जीएसटी का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। 2016 टैक्स पेयर के लिहाज से कैसा रहा, उनके लिए क्या कुछ बदला, और अब 2017 में क्या है उनकी उम्मीदें, इसी पर हम कर रहे हैं आज अपने शो का फोकस। और 2016 में सबसे बड़े इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कहे जा रहे, जीएसटी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुकेश भाई, तो पहले ये बताइए, ये जीएसटी को लेकर के सबके मन में संशय है कि कहीं ना कहीं इसकी गाड़ी अटक रही है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। अब ऐसा है प्रियंका जी, मुझे इसके बारे में कोई फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि अब हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या होगा, आप निकल तो पाने वाले नहीं हो। आप देर करो लेकिन आप छटक तो सकते नहीं हैं। सितंबर 2016 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पसार होने तक हमें जरूर फिक्र थी कि क्या होगा, पर वो बिल हो जाने के बाद अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल में तो जीएसटी को आना ही आना है, उसके बिना तो स्टेट्स को चलेगा ही नहीं। द इकोनॉमी जस्ट कैनॉट रन एंड देयरफॉर सबको सहमति तो लगानी ही है। अब सवाल ये है, अगर वो जल्दी सहमति लाते हैं तो 1 अप्रैल, उसमें कुछ देर हो जाती है तो कोई कहते हैं कि जून, पर सितंबर से ज्यादा तो कोई अवकाश है ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि जो जीएसटी के हमारे बेनिफिट्स हैं, वी आर एश्योर्ड। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ लिटिल बिट हियर और देयर इन टर्म्स ऑफ टाइम, उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं है। तो इसका फायदा इनकम टैक्स पेयर्स को क्या होगा? प्रियंका जी, सबसे बड़ा जीएसटी को इट हैज बीन राइटली कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल टैक्स रिफॉर्म्स इन द कंट्री। और आजादी के बाद ये शायद एक 1991-92 में सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए कि भाई हमने इंडियन इकोनॉमी के द्वार खोल दिए। और उसके बाद ये जीएसटी जो है वो, क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस में यूनियन और स्टेट्स के कुल टैक्सेस मिला के आप अगर उसका इम्पैक्ट देखें तो ऑलमोस्ट 50% के नजदीक हो जाते थे। कितने कायदे, 25 से ज्यादा आपके टैक्सेशन के लॉज हैं छोटे मोटे, और उसकी कास्केडिंग इफेक्ट अगर आप देखें तो इसके नीचे कंज्यूमर पूरा दब जाता था, इतना टैक्स इवेजन होता था, इकोनॉमी पूरी एक तरीके से वो इट वाज गेटिंग सफोकेटेड। तो सबसे बड़ा जीएसटी का फायदा इकोनॉमी को ये होगा सीधा कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैन बी rise in GDP of almost up to 2%. Everybody accepts that. जो कंपनीज हैं उसके लिए भी द कॉम्पिटिटिव एज उनकी ज्यादा होगी, उनको भी बिकॉज क्रेडिट्स इनपुट उनको मिलती रहेगी हर एक टैक्सेस की, और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को ये होगा कि इन द लॉन्ग रन प्राइसेस विल कम डाउन। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द थ्री।
मुकेश भाई, 2016 को हम बाय बाय कह रहे हैं और 2017 को जब हम उसका स्वागत करें तो किस उम्मीद के साथ करें टैक्स के फ्रंट पर? प्रियंका जी, मैं ये कहूंगा, अभी क्रिसमस हमने अभी मनाई, तो 2017 में जो वित्त मंत्री बजट के दिन पे सांता क्लॉज बन के, इफ नॉट एक्चुअली वर्चुअली आए और अपने किटी में से वो इंसेंटिव्स पे इंसेंटिव्स निकालें, और वो निकाल इसलिए सकते हैं क्योंकि नोटबंदी हुई है, उनके पास बहुत सारा पैसा आया है, जीएसटी होने वाला है, देयर इज ऑल प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रोजी इकोनॉमी। तो इससे अच्छा समय हो नहीं सकता है वित्त मंत्री के लिए सांता क्लॉज बनने का। तो मैं जरूर मानता हूं कि वो इसमें चूकेंगे नहीं। शुक्रिया मुकेश भाई। तो उम्मीद करते हैं कि बजट में हमें वित्त मंत्री का सांता का रूप दिखे, ढेर सारे अच्छी बातें निकल कर आए, हमारा टैक्स खूब सारा बचे। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, और टैक्स गुरु में मुझे यही दीजिए इजाजत। और 2017 में भी हम लगातार आपका टैक्स यूं ही बचाते रहेंगे। नमस्कार।